हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज मेरी भोली माँ विदा हो गई और साथ ही उनके दुख और तकलीफें भी। उनको विदा करके लौटा हूँ तो सारी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों से गुजर रही है। सोचा किसी से साझा कर लूँ, शायद नाम कुछ अटपटा है मेरी कहानी का, अनचाही संतान। जी हाँ, मैं ही हूँ अपने माता पिता की अनचाही संतान, पर इसलिए नहीं कि उन्होंने परिवार आगे न बढ़ाने की ठानी थी और मैं आ गया, बल्कि इसलिए कि मेरे होने से दोनों के ही दामन कलंकित हुए। माँ का इसलिए कि वो एक विधवा थी और पापा का इसलिए कि उनका अपना एक परिवार था। दरअसल मेरी माँ सरिता देवी बचपन से ही बहुत चंचल और हंसमुख स्वभाव की थी। पढ़ाई में रुचि नहीं थी, पर सजने संवरने का, नौकरी या बिजनेस करने का बड़ा ख्वाब था। जिंदगी में उड़ना चाहती थी वो, पर नाना जी बड़े कड़क मिजाज के व्यक्ति थे। उसका नतीजा कुछ यूं निकला कि माँ उनके सामने तो कुछ नहीं बोलती, पर उनके पीछे वो हर काम करती जिसको शायद वो मना करते। शायद ये तरीका था माँ का उनके अहम को टक्कर देने का। माँ का अहम उस उम्र में भी काफी था, हो भी क्यों ना नाना जी की बेटी जो थी। पर जब नाना जी को पता चला कि लड़की हाथ से निकल गई है और मनमानी करने लगी है, तो उनकी शादी करा दी गई। हालांकि शादी के कुछ महीने बाद ही माँ विधवा हो गई, और क्योंकि उन्हें बंधनों में रहना पसंद नहीं था, इसलिए अकेले ही घर लेकर रहने लगी। हालांकि काफी लोगों को ये अटपटा लगता था, पर मेरी माँ कभी जमाने के हिसाब से नहीं चली। बस हमेशा वो किया जो उन्हें ठीक लगा। खैर, पापा दिनेश कुमार की बात करें तो वो शुरू से ही दब्बू रहे। दादाजी की चौक पर खानदानी दुकान थी, लक्ष्मी बर्तन भंडार। लोग बड़े व्यापारी के तौर पर सत्कार करते थे उनका। पापा पढ़ने के लिए शहर जाना चाहते थे, पर दुकान और दादाजी को उनकी ज्यादा जरूरत थी तो रोक लिया गया। इसलिए कॉलेज वहीं रहकर करना पड़ा। कॉलेज में तो कुछ लड़कियों से बात भी हो जाती थी। बस उन दिनों से उन्हें बेझिझक और बेबाक लड़कियां बेहद अच्छी लगने लगी। शायद उन्हें देखकर वो अपने कमजोर होने का एहसास भूल पाते। शायद उनको आस थी कि ऐसी कोई लड़की पत्नी बनकर आएगी और उन्हें उनके हिस्से का सम्मान और प्यार दिलाएगी बाबूजी से, जो उन्हें आज तक नहीं मिला। पर बाबूजी यानी मेरे दादाजी ने उनका ये आखिरी सपना भी तोड़ दिया। एक सीधी गाय जैसी बीबी लाकर, जिसे दुनिया जहान की कोई सुध ही नहीं थी। पहले दो भाइयों की बीबियां दादाजी के अनुसार बड़े घर की थी और घर में कोहराम मचाए हुए थी। काम धाम कुछ करती नहीं और बस पैसे उड़ाती फिरती थी। छोटी बहू या यूं कहो कि मेरी सौतेली माँ ने घर तो संभाल लिया, पर पापा के मन को वो कभी ना भाई। दोनों के बीच दो चार बातों से ज्यादा कुछ भी नहीं, कोई लगाव या भौतिक खिंचाव भी नहीं। पापा अपनी बुझी हुई इच्छाओं के कारण रिश्ता नहीं बढ़ाते और उनकी पत्नी को घर परिवार के कामों से फुर्सत कहाँ। बेचारी इतनी सीधी भी कि उसे ये भी नहीं पता कि एक पत्नी की क्या हक और चाह होती है। उसे सिर्फ अपने फर्ज पता थे और वो उन्हें बखूबी निभाती थी। बदले में मिले तारीफ के बोलों से वो अपनी जिंदगी में खुश थी। पापा की दादी तो उसे झल्ली कहती थी। अरे झल्ली, ये ही लक्षण रहे ना तो कोई और ले उड़ेगी तेरा पति। पर वो ठहरी निरीह मासूम, उन्हें कुछ ना समझ आता, तभी मैं उन्हें भोली माँ कहता था। सौतेली माँ में कुछ कड़वापन सा लगता था। इतनी मीठी औरत को इतना कड़वा नाम कैसे देता। उन दिनों बर्तनों पर नाम लिखने का रिवाज हुआ करता था। शादी ब्याह हो या बच्चे का जन्मदिन, मेहमानों को यादगार के तौर पर बर्तन बांटे जाते थे, जिसमें देने वाले का नाम और उसके फंक्शन की तारीख लिखी जाती थी। मेरी माँ यही लिखवाने के लिए दुकान पर आती थी और इसी सिलसिले में माँ और पापा की दोस्ती और फिर प्यार परवान चढ़ा। बताते हैं कि भोली माँ के पापा यानी मेरे बड़े नाना जी को शराब की बुरी लत थी। माँ बचपन में ही नहीं रही और बच्चे ज्यादा थे तो दादाजी ने जब रिश्ते को पूछा तो बड़े नाना ने तुरंत हाँ कर दी। उन्हें लगा कि कभी कभार दारू का इंतजाम तो हो जाएगा, और वो हुआ भी। दादी कहती थी कि किस दारूबाज को पाल रखा है, पर शायद इसी वजह से भोली माँ चुपचाप सबका काम करती, नजरें झुकाकर। जब सबको पता चला कि मैं आने वाला हूं तो दादाजी को चिंता हुई कि बड़े नाना इज्जत ना उछाले, इसलिए समय समय पर उन्हें पैसा और दारू देकर उनका मुंह बंद रखा गया। सच कितना कुछ सह रही थी मेरी भोली माँ। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि उन्हें भी थोड़ा प्यार, थोड़ा अपनापन चाहिए। सब बस अपने मतलबों में व्यस्त थे।
दादी ने पूछ लिया एक रोज जब घर में कोई नहीं था, एक बात बता, क्या सच में लल्ला और तू कभी? सकपकाई सी भोली माँ नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। शायद दादी को उनका जवाब मिल गया था, पर कहीं न कहीं उनके मन में भी हमदर्दी थी भोली माँ के लिए। तूने जिंदगी खराब कर ली अपनी। देखा नहीं कैसे तेरी जेठानियां अपने पतियों के साथ बन ठन कर घूमने जाती हैं, उन्हें इशारों पर नचाती हैं, और तू बस घर के काम किए जाती है। कोई काम नहीं रुकेगा तेरे बगैर। पर अब तेरी जिंदगी तो रुक गई। शायद ये भोली माँ का स्वभाव ही था कि उनकी सास को भी उनकी फिक्र थी। दादी ने बहुत कोशिश की कि भोली माँ और पापा के बीच सब कुछ ठीक हो सके, पर अब सब बेकार था। बेबस होकर भोली माँ बोली, हमसे ना हो पाएगा अम्मा जी। आपने अपनी बिटिया मान लिया, इतना प्यार दिया और बाबूजी तारीफ कर देते हैं, वही काफी है। पर क्या तुझे अपनी औलाद नहीं चाहिए? जो आने वाला है वो भी तो मेरी ही औलाद है। सच तू बिल्कुल भोली है। तूने तो अपना नाम सार्थक कर दिया री मीरा। सचमुच की मीरा है तू। बस तेरा पति कान्हा ना बन सका। इस तरह दादी और पापा के मन में भी दूरियां घर कर गई। मुझे याद है उन्होंने पापा को अपने अंतिम संस्कार से भी दूर रहने का हुक्म दिया था। भोली माँ के प्रति उनका प्यार किसी से छुपा नहीं था। और फिर एक दिन भोली माँ की जिद पर ही माँ को घर में जगह दी गई ताकि मेरे जन्म में कष्ट ना हो। शुरू में तो सबको माँ को अपनाने में दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे दादाजी के 3 बेटे और 4 बहुएं आराम से उस घर में रहने लगे। थोड़ी बहुत खटर पटर के साथ माँ का झुकाव घर के कामों की जगह बाहर के कामों में था, और दादाजी की दुकान उनके सपने पूरे करने का जरिया बन गई। माँ पापा से ज्यादा तेज थी। बिजनेस में तो दादाजी को भी उनका दुकान आना बुरा नहीं लगता था। कुछ ही दिनों में अपनी व्यापार की सूझबूझ से माँ दादाजी की लाडली हो गई, और पापा का वो सपना भी पूरा हो गया, क्योंकि माँ के आने के बाद घर में पापा का सम्मान बढ़ गया था। खास तौर पर दादाजी की नजरों में दादाजी माँ पर बेहद भरोसा करने लगे थे, और शायद उसी भरोसे का असर था कि माँ ने कुछ ही सालों में लक्ष्मी बर्तन भंडार के बराबर में उससे भी बड़ा लक्ष्मी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिया। उन दिनों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का चलन शुरू ही हुआ था, तो मुनाफा भी अच्छा खासा था। अब माँ तो हमेशा स्टोर में उलझी रहती, पर उन्हें पता था कि उन्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भोली माँ और दादी थी मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ, जब कभी मेरे स्कूल का कोई काम होता तो माँ या पापा में से कोई जाता, क्योंकि भोली माँ बाहर वालों से बात करने में डरती थी। जब तक दादी जिंदा रही तो भोली माँ के हक के लिए डटकर खड़ी रही, पर दादी जी के जाने के बाद कुछ बदल सा गया था। भोली माँ शायद अकेली सी पड़ गई थी। मैं ननिहाल से आया तो पता चला कि भोली माँ के बड़े हवादार कमरे में अम्मा और पापा आ गए थे, और उन्हें मेहमानों वाला कमरा दे दिया गया था। दादी की सख्त हिदायत थी, पति तो छिन गया उसका, अब खबरदार जो किसी ने उसके कमरे की तरफ नजर भी घुमाई। घर का सबसे बड़ा खुला कोने का हवादार कमरा, हर कोई उस कमरे में रहना चाहता था। वहीं खिड़की पर बैठकर भोली माँ पता नहीं एक टक क्या देखती रहती थी। कभी वो बैठकर मेरे बालों में तेल लगाती तो कभी मुझे कहानी सुनाती। लाइट हो या ना हो, वहां इतनी अच्छी हवा आती कि मिनटों में नींद आ जाती। भोली माँ भी कुछ उदास सी रहने लगी थी दादी के जाने के बाद। अब मैं बच्चा तो नहीं रह गया था जो उनकी उदासी ना समझ सकूं, और चाहे अनचाहे शब्दों से अतीत की तस्वीर भी समझ चुका था। अनचाही संतान जैसे शब्दों की फुसफुसाहट सुनना अब आम हो गए थे मेरे लिए। एक दिन बातों बातों में मैंने भोली माँ से भी अपनी बनी इस तस्वीर पर मुहर लगवा दी। उस दिन पहली बार इतना खुलकर बात की थी उन्होंने मुझसे। शायद दिल भारी था उनका। बस तब से ही हम दोनों दोस्तों की तरह अपनी जिंदगियां एक दूसरे से साझा करते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी हम दोनों के बीच जो दूसरा ना जानता हो। और फिर जब मुझे पढ़ाई के लिए बाहर शहर भेजने की तैयारियां हो रही थी तो हम दोनों ही कुछ बेजान और उदास थे। मुझे डर था कि मेरी भोली माँ का अब क्या होगा। इतने हॉस्टल्स देखने के बाद भी जब माँ सरिता देवी को कुछ पसंद नहीं आया तो उन्होंने मेरे लिए एक फ्लैट का बंदोबस्त किया, और साथ ही ढूंढने लगी एक नौकर जो मेरे साथ जा सके मेरे घर के कामों के लिए। मुझसे भोली माँ की सूनी आंखें देखी नहीं जा रही थी, तो मैंने कह दिया, मम्मी मैं वहाँ अकेला रह जाऊंगा, मुझे तो अपना काम करने की भी आदत नहीं है, मैं भोली माँ को अपने साथ ले जाऊं। मम्मी पापा ने नजरें मिलाई तो लगा कह रहे हो, अंधा क्या मांगे आंखें, ठीक है ले जाओ, लेकिन याद रखना इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई में कोई लापरवाही हो। शहर आकर लगा कि हम दोनों को एक खुला आसमान मिल गया। माँ मेरा और ज्यादा ध्यान रखती,
ऐसा लग रहा था कि वो भी खुश हैं मेरे साथ आकर। माँ के होने से मुझे घर की कमी कभी नहीं लगती। हर चीज पहले की तरह जगह पर मिलती, मनपसंद खाना मिलता। शाम को माँ और मैं घूमने चले जाते थे, कभी पार्क, कभी गोलगप्पे या कभी कुछ और। शुरू में माँ झिझकती थी, पर धीरे धीरे वो भी खुलने लगी थी। जो शहर के तौर तरीके उसे शुरू में अटपटे लगते थे, अब उनमें दिलचस्पी लेने लगी थी, उन्हें अपनाने लगी थी। देर से ही सही धीरे धीरे भोली माँ शहर के उस रंग ढंग में मेरे साथ बखूबी ढल गई। सीधे शब्दों में कहूँ तो माँ काफी फ्रैंक और मॉडर्न हो गई थी। अब मैं भी जॉब करने लग गया था और उधर पापा का शरीर भी ढलने लगा था और बिजनेस को माँ ने ही संभाला हुआ था। दादाजी रहे नहीं और ताऊ जी ताई जी सब अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए। यहाँ मैं और भोली माँ अपनी जिंदगियों में खुश और वहाँ माँ पापा अपनी में। हाँ, अक्सर हमारा आना जाना होता रहता था। यहाँ भोली माँ के काफी दोस्त बन गए, कुछ सोसाइटी वाले, कुछ योग फ्रेंड्स। अब माँ बाहर के लोगों से बात करने में नहीं डरती। अब तो कुछ अंकल भी उनके दोस्त बन गए। भोली माँ को इस तरह देखकर काफी सुकून मिलता मुझे। उस दिन जब ऑफिस से आया तो माँ कुछ उदास सी थी, मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा। माँ कभी ऐसा नहीं करती थी। क्या हुआ माँ, उदास क्यों हो? मुझे तो लगा था कि मैं तेरे पापा के काबिल नहीं हूँ, न रूप रंग न पढ़ी लिखी, घर परिवार के नाम पर भी कुछ नहीं, और तो और बोलना भी नहीं आता था, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में हम दोनों माँ बेटे से ज्यादा दोस्त बन गए थे, इसलिए हर बात कर सकते थे एक दूसरे से। नहीं माँ, तुम बहुत काबिल हो, तुम्हें कितनी बार बताऊं कि तुम सबसे अच्छी हो। बेटा, बात मेरी नहीं, गीता जी की है। राजेश जी उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? माँ की आवाज का दर्द और आंखों का सूनापन उन्हें शायद फिर उसी समय में ले गया जहां से निकालने की मैंने बेहद कोशिश की थी। राजेश जी हमारे पड़ोस में रहते हैं, जिनकी बीवी गीता जी से माँ की काफी बात हो जाती थी। उनकी शादी को 32 साल हो गए। अभी कुछ महीने पहले ही काफी बड़ी पार्टी की थी सालगिरह की। एक बेटा है जो अमेरिका में जॉब करता है और बेटी मुंबई में। बेटी की शादी हो चुकी है। कुल मिलाकर काफी संभ्रांत और मॉडर्न परिवार लगता है। गीता जी तो कितनी पढ़ी लिखी समाज सेविका, ऊपर से शादी के इतने साल बाद बच्चों की शादी की उम्र में जरूर कोई दूसरी औरत का चक्कर रहा होगा। शायद माँ को हर घर के टूटने में यही कारण समझ आता हो। उन्होंने जिसका दंश भुगता है, अरे माँ जाने दो, हमें क्या। मैंने माँ का ध्यान बटाने की कोशिश की। हाँ, पर मुझे गीता जी और बच्चे की चिंता हो रही है। बच्चे बड़े हैं, संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। अच्छा बताओ, मेरे लिए खाने में क्या बनाया है? अरे इन सब में मैं ये तो भूल ही गई, अभी तेरे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। कोई नहीं, आज बाहर खाना खाते हैं। खाना खाते हुए भी माँ गीता आंटी और बच्चों के ख्यालों में खो जाती। शायद उनका पुराना जख्म फिर से दर्द दे रहा था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। कभी तो माँ बिल्कुल ठीक हो जाती और कभी गीता आंटी की चिंता में डूब जाती। और फिर एक दिन जब सुबह मैं आलस में सोफे पर पड़ा था माँ के इंतजार में, माँ अपनी योग क्लास से आई एकदम दंदनाती हुई। लो भला, जमाना कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गया है, लोग अपनी उम्र भी नहीं देखते। क्या हुआ, सुबह सुबह किससे लड़कर आई हो? दुनिया बड़ी खराब है बेटा। अच्छा पहले शांति से बैठो, पानी पियो और पूरी बात बताओ, फिर बताऊंगा कि दुनिया कितनी खराब है। मैंने जबरदस्ती उन्हें बैठाकर पानी का गिलास पकड़ा दिया। एक सांस में पूरा पानी पीकर माँ बोली, मैं तो राजेश जी को कब से बुरा भला कह रही थी। आज गीता मिली थी पार्क में, उन्होंने बताया कि वो दूसरी शादी कर रही हैं, उनकी संस्था के शर्मा जी के साथ। मैंने पूछा, राजेश जी परेशान करते थे क्या आपको? तो बोली, नहीं, बस शर्मा जी और मेरे दिल और विचार एक दूसरे से ज्यादा मेल खाते हैं। हाँ से ज्यादा कुछ नहीं था मेरे पास बोलने के लिए। बताओ, इस उम्र में बच्चों की नहीं, खुद की शादी की पड़ी है इन्हें। मुझे तो बेचारे राजेश जी पर तरस आ रहा है। माँ तो मानो रुकने को तैयार ही नहीं थी। आप क्यों चिंता कर रही हो? उनके बच्चे संभाल लेंगे उन्हें। बच्चे? अरे इतनी नालायक औलाद हैं। अभी मिले थे राजेश जी लिफ्ट में बच्चों के साथ, उनकी बातों से सब समझ आ गया। कह रहे थे माँ की जिंदगी माँ का फैसला, हम बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। कैसे संभालेंगे घर को और खुद को राजेश जी? ठीक है ना माँ, आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हो? इतने पैसे वाले हैं, वो भी दूसरी शादी कर लेंगे। और रही बात घर संभालने की, तो नौकरों चाकरों की कमी नहीं है दुनिया में। पैसे सब कुछ गीता जी के नाम कर दिया था उन्होंने। अब अपनी पेंशन और छोटी मोटी जमा पूंजी के अलावा कुछ नहीं बचा उनके पास। जिस घर में रहते थे वो भी नहीं,
तभी तो बच्चों से ही भीख मांग रहे थे अपनी ही प्रॉपर्टी वापस दिलाने की, और बच्चे हैं कि माँ की तरफदारी कर रहे हैं। माँ ने मेरी बात बीच में काटते हुए बोला, तो फिर अंकल कहाँ रहेंगे? शर्मा जी बड़ी मुश्किल से माने हैं कि जब तक राजेश जी को दूसरा घर नहीं मिल जाता वो अपने ही घर में किराया देकर रह सकते हैं। शर्म नहीं आई गीता को बिल्कुल भी। माँ का आक्रोश फूट पड़ा। खैर जो भी हो, अम्मा के दिल में बहुत हमदर्दी थी अंकल के लिए। एक ही दंश का त्रास झेलने वाले अक्सर हमदर्द हो जाया करते हैं। अब अक्सर या तो माँ खाना बनाकर उनके घर दे आती या उन्हें खाने पर बुला लेती। शुरू में वो काफी झिझकते थे, पर धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों को साथ देखकर मैं भी खुश था। माँ को जैसे कोई बिछड़ा साथी मिल गया हो। जिंदगी उसी तरह अपनी रफ्तार से चल रही थी कि एक सुबह मेरे कमरे के दरवाजे को माँ जोर जोर से खटखटा रही थी, मानो तूफान ही आ गया हो। नींद से बाहर आते हुए मैंने पूछा, क्या आफत आ गई? सरिता, मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। आनन फानन में हम घर के लिए रवाना हुए। मेजर हार्ट अटैक था। लाख कोशिशों के बाद भी माँ को बचाया नहीं जा सका। कुछ दिन अस्पताल की जद्दोजहद और अंतिम रीत रिवाजों के बाद घर एकदम से शांत हो गया था। पापा को देखकर पता लग रहा था कि वो कितने अकेले रह गए थे। लगा कि इस समय पापा को मेरी जरूरत है, तो सब कुछ ताऊ जी और नौकरों के हवाले करके पापा को अपने साथ ले आया। कुछ दिन नई आबो हवा में रहने के बाद पापा पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे। माँ पापा को सुबह सैर पर ले जाती, योग ले जाती, शहर के कायदे समझाती और जाने क्या क्या, और यूं ही दोनों पूरा दिन साथ में गुजार देते। पापा ने माँ का ये बदला हुआ रूप पहली बार देखा था, और शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ था कि माँ इतनी बुरी नहीं है। एक दिन सुबह पापा आए मेरे पास, शायद कुछ बात करना चाह रहे थे। आप योग क्लास में नहीं गए आज? कुछ अच्छा सा नहीं लगता? तबीयत ठीक है? डॉक्टर को दिखा लाऊं? नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी माँ का इन बगल वाले से इतना घुलना मिलना तुझे अजीब नहीं लगता? राजेश अंकल, इसमें अजीब क्या है? अपने मोबाइल से बाहर आते हुए मैंने कहा। थोड़ा गंभीर हो चला था मैं, शायद इसलिए भी कि मुझे पता था वो आगे क्या बोलने वाले हैं। दरअसल कल मैंने तुम्हारी माँ से भी बात की थी कि अब तुम बड़े हो गए हो, कल को शादी होगी। इस तरह कब तक तुम्हारे कमरे में सोऊंगा? मैं जानता हूँ उसके साथ नाइंसाफी हुई है। माफी भी मांगी मैंने उससे और कहा कि चलो अवनीश की खातिर एक नई शुरुआत करते हैं, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या एक बार मेरे लिए तुम अपनी माँ से बात करोगे? शायद पता चले कि उसके दिल में क्या है। पापा ने कुछ झिझकते हुए अपनी बात पूरी की। ठीक है। माँ रात को चुपचाप बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। मैंने जब सवालिया नजरों से देखा तो फपक फपक कर रो पड़ी। एक खुशियां मेरे लिए चांद जैसी क्यों हो गई है अवनीश? अब जब मैंने उनके बिना जीना सीख लिया तो क्या मेरा कोई अस्तित्व, कोई चाह नहीं? क्यों नहीं माँ, सब कुछ है, यही है। बस थोड़ा सा और लड़ लो, फिर अस्तित्व भी तुम्हारा और खुशियां भी। अपनों से ही लड़ूं? जो वक्त आने पर तुम्हारा साथ छोड़ दे वो अपने नहीं होते, और उन्होंने तो कभी तुम्हारा साथ पकड़ा ही नहीं। छोड़ना तो दूर की बात है, पर ये दुनिया लांछन लगाएगी। सारी जिंदगी सर उठाकर जी हूँ, अब बुढ़ापे में नजरें झुकाकर नहीं चलना चाहती। इसमें सर झुकाकर चलने की तो कोई बात ही नहीं। एक मरे हुए रिश्ते को दरकिनार कर एक सच्चे रिश्ते का साथ देना है। माँ, एक बात हमेशा याद रखना, आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ। बस एक ही दिक्कत है, शादी के बाद तुम्हें अपने पति के घर जाना होगा। कब तक तुम्हारे नखरे सहूंगा? अब पापा के नखरे सहने की बारी है, मैंने उन्हें चढ़ाते हुए कहा। माँ के चेहरे का तनाव एक हल्की सी हंसी के साथ छूमंतर हो गया, और फिर उन्होंने अपना और पुराना राग शुरू कर दिया। ठीक है, पर तुझे भी इस बार मेरी बात माननी होगी। नीतू से मिलवा दे मुझे, अब जल्दी ही तू भी घर बसा ले। पर माँ से पहले बेटे की शादी नहीं होगी, ये याद रखना। बिल्कुल पीछे खड़े पापा ने कहा। एक पल को तो माँ और मैं झेप गए थे, पर फिर मुझे लगा इसमें गलत ही क्या है। अच्छा है जो उन्होंने खुद ही सुन लिया। मुझे तुम दोनों के फैसले और हिम्मत पर नाज है। शायद मैं स्वार्थी हो गया था। और फिर कुछ रुक कर बोले, बहू लाने का हक तो मिलेगा न मुझे? पापा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठा। और कुछ दिन बाद माँ राजेश अंकल से शादी करके उनके घर चली गई। पापा को आज भी अपनी गलती का पछतावा था कि उन्होंने तो कभी माँ को अपनाया ही नहीं, तो किस हक से उन्हें रोकते। जिस हमसफर की माँ को जरूरत थी, आज उनका सपना पूरा हो गया था। शायद माँ की शादी मेरे दिल को भी सुकून दे रही थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।